राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सियासी लड़ाई में उलझे सचिन पायलट आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेंगे। सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनके साथ बगावत करने वाले 2 मंत्रियों रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी हटा दिया गया है। सचिन पायलट के समर्थक प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाकर को भी बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट को सियासी लड़ाई में मात देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में सचिन पायलट के प्रभाव वाले गुर्जर बहुल इलाकों में 233 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसमें उस नहर के निर्माण का काम भी शामिल है जिसे नहीं कराने का आरोप पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह ने लगाया था। पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट के नाम से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के प्रयास का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई के साथ ही अशोक गहलोत ने संगठन में भी अपने खास लोगों को तरजीह दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी जमकर तारीफ की। इसके अलावा राज्य यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गणेश घोगरा को नियुक्त किया गया है। अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से भी मुलाकात की और पायलट समेत 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सूचना दी। बीजेपी ने कहा है कि सचिन पायलट अगर उनकी विचारधारा पर विश्वास करते हैं तो कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पार्टी उनका स्वागत करेगी। उन्हें राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ काम करना होगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी धौलपुर से जयपुर पहुंचेंगी। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी कह चुके हैं कि अगर पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक की संदिग्ध मौत के मामले में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो समेत बंगाल बीजेपी के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या का शक जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी विधायक का शव एक दुकान में फांसी से झूलता मिला था। बंगाल में बीजेपी विधायक की संदिग्ध मौत के मामले में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। बीजेपी ने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस मामले में आज टीएमसी नेता भी राष्ट्रपति से मिलकर विधायक की मौत के मामले में जानकारी देंगे। विधायक की संदिग्ध मौत के विरोध में मंगलवार को उत्तर बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई। सिलीगुड़ी में बंद करवा रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आसनसोल में बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला तो कूच बिहार में कुछ बसों में तोड़फोड़ भी हुई जिस पर पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी बरसाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्गज नेता उमा भारती से मंगलवार को पहली बार मुलाकात की। उमा भारती ने अपने आवास पर सिंधिया का स्वागत फूलमाला और तिलक लगाकर किया। एमपी में उपचुनाव की जंग में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की एंट्री हो गई है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान चलाकर वोटरों के बीच पैठ बनाने की मुहिम चलाई है। हालांकि सुमित्रा महाजन के मुताबिक वो ये अभियान पहले भी चला चुकी हैं और उपचुनाव से इसका संबंध महज संयोग है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने संजय झा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। संजय झा पर यह कार्रवाई सचिन पायलट के समर्थन में बयान देने पर की गई है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन तोड़ने का आरोप है। इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया गया था। संजय झा ने कांग्रेस में नई ऊर्जा की जरूरत बताई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में तेजी बरकरार है। 24 घंटे में राज्य में कुल 6,741 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 213 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल मामले 2,67,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मुंबई में 95,000 से ज्यादा मामले हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,526 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना के कुल मामले 1,47,324 तक पहुंच चुके हैं और मौत का कुल आंकड़ा 2,099 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले 1,15,346 तक पहुंच गए हैं। मंगलवार को 1,606 नए मरीज सामने आए, जबकि 35 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक 93,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी की रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में राजधानी के दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि ज्यादा टेस्टिंग और होम आइसोलेशन से दिल्ली को फायदा मिला है और कोरोना के हालात सुधर रहे हैं।
तेलंगाना में 24 घंटे में 1524 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसमें से 815 मामले सिर्फ हैदराबाद से हैं। राज्य में कुल मामले 37,000 से ज्यादा हैं, जबकि 375 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण में इजाफे की दर में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में दोबारा लॉकडाउन की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन प्रभावित इलाकों में ज्यादा निगरानी की जरूरत बताई है। कोरोना संक्रमण के हवा के जरिए फैलने के दावों पर CSIR ने जांच शुरू करने की तैयारी की है। पहले हफ्ते में CSIR की चंडीगढ़ और हैदराबाद लैब में इस बारे में रिसर्च शुरू की जाएगी। हाल ही में कई वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने WHO को कोरोना वायरस के देर तक हवा में मौजूद रहने की रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर WHO ने भी हामी भरी थी। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट दी जाएगी। बिहार में मंगलवार को कोरोना मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल दिखा, जब 24 घंटे में 1432 नए मरीज सामने आए। पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पहले ही लॉकडाउन है। नए आदेश के तहत पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। कर्नाटक के कई हिस्सों में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बेंगलुरु में आज से 21 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन से पहले मंगलवार को दुकानों में सामान खरीदने के लिए लंबे लंबे कतारें देखी गई। वहीं कलबुर्गी में भी 20 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पुणे में भी 13 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन लागू रहा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों के बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है। घाटी में कोरोना मामले में आई तेजी के चलते ये फैसला लिया गया है। अनंतनाग जेल में मंगलवार को 24 कैदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद में कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की गई है। अभी तक ऑड इवन के आधार पर खुल रही दुकानें अब हफ्ते में 5 दिन खुल सकेंगी। बाजार का वक्त सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक तय किया गया है, जबकि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। भगवान राम को नेपाल से जुड़ा बताने के बाद नेपाली पीएम ओली अब भले ही अपने बयान पर लिपापोती कर रही हूं, लेकिन उनकी नीयत और एजेंडा साफ हो गया है। यही वजह है कि उनके खिलाफ भारत से लेकर नेपाल तक प्रदर्शनों की झड़ी लग गई। नेपाली मूल के दिल्ली में रह रहे लोगों को भी ओली की इस बेतुकी बात से किसी तरह का इत्तेफाक नहीं है। दिल्ली में नेपाली मूल के लोगों ने नेपाली दूतावास पर प्रदर्शन करके दो टूक कहा कि ओली भारत नेपाल के रिश्ते खराब कर रही हैं, वो भी उस चीन के लिए जो नेपाल के साथ विश्वासघात करता रहा है। वहीं दिल्ली में नेपाल मूल के लोगों ने छतरपुर में भी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और अपने पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की हरकतों और बयानबाजी से बाज आएं। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित एक क्लब पर पुलिस ने छापा मारा, जहां रेव पार्टी चल रही थी। कुछ लड़कियों समेत 31 लोग हिरासत में लिए गए। पार्टी में शराब और हुक्का परोसा जा रहा था। क्लब के मालिक को भी हिरासत में लिया गया है। कोरोना के मद्देनजर बार रेस्टोरेंट में लोगों के जमा होने पर बैन है, लेकिन इस क्लब में रेव पार्टी चल रही थी। रईस घरों के लड़के लड़कियां ये पार्टी कर रहे थे। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर पुलिस ने एक बार फिर तलाशी अभियान चलाया। यूपी की ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एक AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद हुई है। ये बरामदगी गिरफ्त में आए एक आरोपी की निशानदेही पर की गई है। विकास गैंग ने पुलिस से जो हथियार लूटे थे उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। कानपुर शूटआउट मामले में गैंगस्टर विकास दुबे गैंग के एक और शूटर को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम शशिकांत है। इस पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। शशिकांत ने बताया कि विकास दुबे ने वारदात में शामिल नहीं होने पर मार डालने की धमकी दी थी। उसने इसका भी खुलासा किया कि पुलिस रेड की बात चौबेपुर थाने वालों ने विकास दुबे को दी थी। कानपुर शूटआउट मामले में सुप्रीम कोर्ट एक पैनल गठित कर सकती है। अदालत ने कहा कि विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर और 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले की जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में एक पैनल के गठन पर विचार कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत से कहा है कि हम एनकाउंटर के सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इस मामले पर कोर्ट अब 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। आजमगढ़ की PCS अधिकारी मणि मंजरी की मौत के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस ने कई अफसरों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। 6 जुलाई को PCS अधिकारी मणि मंजरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे सुसाइड केस माना था, लेकिन परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस का खुलासा किया जाएगा और परिजनों को न्याय मिलेगा। बिकरू कांड के बाद भी कानपुर पुलिस का ढर्रा नहीं बदला है। एसएसपी दफ्तर के बाहर एक परिवार न्याय के लिए आंसू बहा रहा है। बहन का आरोप है कि पुलिस ने घर बिकवाकर उनके 30 लाख रुपए भी अपहरणकर्ताओं को दिला दिए और भाई को भी बरामद नहीं कर सकी। भाई एक पैथोलॉजी में काम करता था। दफ्तर से घर लौटते वक्त वो गायब हो गया था। यूपी के हमीरपुर पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी की है। इसके लिए 17 गैंग की एक लिस्ट तैयार की गई है। हमीरपुर जिले में 974 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के नाम अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस की नजर नए अपराधियों पर भी है। उनके नाम भी इस लिस्ट में जोड़े जाएंगे, फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाएगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस कंडक्टर ने कोरोना संक्रमित समझकर एक लड़की को चलती बस से फेंक दिया। सिर में चोट लगने की वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला 15 जून का है। शिकोहाबाद की रहने वाली 19 साल की छात्रा अपनी मां के साथ यूपी रोडवेज की बस में घर लौट रही थी। अभी पुलिस ने इस मामले में बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया है। यूपी में आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। उसके बाद पत्नी के साथ खुद सुसाइड कर लिया। बेटा 12 साल का और बेटी 8 साल की थी। दिल्ली में नौकरी छोड़कर लखनऊ में एक LED बल्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन लॉकडाउन में बिजनेस में भारी घाटा हो गया। पुलिस ने घर को सील कर दिया है और जांच जारी है। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में नर्स से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नर्सों ने आरोपी डॉक्टर की जमकर धुनाई की। नर्सिंग यूनियन ने आरोपी डॉक्टर को अस्पताल से निकालने की मांग की है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए CMO और PMO को आयोग में पेश होने के लिए समन भेजा है। असम में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 33 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक 59 लोगों की बाढ़ से जान जा चुकी है। हालातों को देखते हुए CM सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के धुबरी जिले में एक पुल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में बह गया। ये एकमात्र ऐसा पुल था जो पूरे फकीरगंज से दूसरे गांव को जोड़ता था। इलाके के 200 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। हजारों की संख्या में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। बिहार के भोजपुर में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसने स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को नुकसान हो रहा है। रक्सौल में बाढ़ से पहले सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई। लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और नाव से डायवर्जन पार कर रहे हैं। बाढ़ से 1 दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। यूपी के संत कबीर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। निचले इलाकों की सैकड़ों बीघा खेती पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। वहीं लगभग आधा दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं। गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है। दुनिया भर में प्रतिबंध का सामना कर रहे चीन को अब ब्रिटेन ने भी झटका दिया है। ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क से चीनी की कंपनी हुआवे पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2027 तक दूरसंचार कंपनियों को अपने उपकरण हटाने का आदेश दिया है। वॉशिंगटन के बोथ हिल में एक हथियार से लैस युवक ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और एक बुरी तरह से घायल है। मेडिकल सेंटर में भर्ती घायल पुलिसकर्मी की हालत ठीक बताई जा रही है। ताइवान में विपक्षी पार्टियों ने पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के दौरान हिंसक प्रदर्शन किया। ताइवान के संसद में हिंसा की कोई पहली घटना नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और कोमिटोंग के बीच ऐसी झड़पें होती रहती हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,32,00,000 से भी ज्यादा हो गई है। इस खतरनाक वायरस से 5,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चाइना साउथ सी को लेकर अमेरिका के दावों की जापान ने तारीफ की है और इसे शांतिपूर्वक सुलझाने को कहा है। चीन के बढ़ते विस्तारवाद को रोकने के लिए जापान अमेरिका की हर संभव मदद भी करेगा। फ्रांस ने अपने नेशनल डे के मौके पर कोविड-19 की लड़ाई में जुटे 2000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों, एम्बुलेंस ड्राइवर और पोस्टल वर्कर्स को बतौर स्पेशल गेस्ट आमंत्रित कर सम्मान दिया। इस बैस्टिल डे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल हुए। इस मौके पर लड़ाकू विमानों ने भी पेरिस के आसमान पर करतब दिखाए।
अमेरिका ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। हांगकांग में लोगों का दमन किए जाने की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके चीनी लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध का इंतजाम कर दिया है। नए कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा, मैंने कानून और आदेश पर साइन किया है जो हांगकांग के लोगों के खिलाफ दमन के लिए चीन को जवाबदेह ठहराता है। ये इजिप्ट की तेल पाइपलाइन में लगी भीषण आग की तस्वीर है। इजिप्ट के शुकैर मोस्टरोड क्रूड ऑयल पाइपलाइन में कल भीषण आग लग गई। आग में 17 लोग झुलस गए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में पाइपलाइन के पास खड़ी कारें धू धू कर जलती नजर आ रही हैं। धुएं का काला गुबार भी उठता नजर आ रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाकों के हाईवे से ये तेल पाइपलाइन गुजरती है। इस वजह से हाईवे पर खड़ी कारें आग की चपेट में आ गईं।